बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर पाकिस्तान अफेयर का टॉपिक भी है, करंट अफेयर का टॉपिक भी बनता है, बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है और ये वर्ल्ड वॉर वन के ऊपर है, जिसकी वजह से ही वर्ल्ड वॉर टू क्रिएट हुई थी। इसका रिटन मटेरियल मैं अपनी न्यू वेबसाइट, जिसका मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वो मैं लिंक आपको दे दूंगा। आप उसको वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं और दूसरे सब्जेक्टों को भी आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने इसका बता दिया कि ये किस किस के लिए हेल्पफुल है। और उसके अलावा फिर इसको मैंने रिसर्च किया, मेरा नाम, और आज जो है वो 29 अक्टूबर है और 2020। इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपके लिए एक MCQs है। वर्ल्ड वॉर वन को ग्रेट वॉर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ग्रेट वॉर भी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से स्टार्ट हुई थी और 1918 में एंड हुई थी। इसके बारे में अब ज़रा देखते हैं। सबसे पहले द ग्रेट वॉर अराउंड द वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको हम ग्रेट वॉर कहते हैं, जो कि स्टार्ट हुई थी यूरोप के अंदर जुलाई 1914 में, जिस वक्त ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर अटैक किया, और ये फिर जारी रही नवंबर 1918 में जाकर इसका अख्ताम हुआ। दोबारा रिवाइज कर दूं, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था। इसका स्टार्ट जो है वो, इसके भी थोड़ी सी आगे चल के मैं ज़रा इसकी काजिज़ में आपको ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। इसका स्टार्ट ये हुआ था जिस वक्त ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर अटैक किया था, और उस वक्त यूरोप के अंदर जुलाई 1914 थी, और ये जिस वक्त जंग अख्ताम पजीर हुई है नवंबर 1918 में हुई है। इसके दौरान, इस 4 साल के दौरान ये जो जंग जारी रही है, इसमें को गालिबन 8 मिलियन सोल्जर मारे गए हैं और कई मिलियन सिविलियन जो है वो मारे गए हैं इसके अंदर। और जो ये जंग है ये चेंज हो गई थी, लोकल वॉर से है लार्जर लेवल पर चले गई थी, जिसमें इस स्ट्रगल के दौरान जर्मनी ने ऐलान जंग किया था रशिया के ऊपर अगस्त 1914 के अंदर। उसके बाद फिर इसमें 32 ममालिक जो है वो 22 नेशंस शामिल हो गई थी अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी था, मिडल ईस्ट भी था और मोस्ट ऑफ द यूरोप था। अब इसमें दो चीज़ें थी, एक को कहते हैं सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कौन से ममालिक थे? सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया एंड तुर्की। एक चीज़ यहाँ पर है जिसको मैं यहाँ पर जस्ट उर्दू में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, लेकिन उसका मैं रिटन मटेरियल इसलिए नहीं दे सकता कि वो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट जो इंटरनेशनल्स हैं, जिनके ये प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि उसकी एक वजह ये भी है उस काजिज़ में आगे चल के। इसमें 32 ममालिक शामिल हुए थे जो सेंट्रल पावर्स थी मैंने बताई उसमें। उसके अलावा दूसरी जो थे अलाइज, इत्तेहादी कौन से थे, उसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ने 1917 में ज्वाइन किया था, जिस वक्त वर्ल्ड वॉर इख्तिताम पजीर के करीब थी। अब हम देखते हैं कि इसकी काजिज़ की क्या वजूहात थी। जो इनिशियल डिस्प्यूट था ना, वो स्टार्ट हुआ था जी हंगरी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के दरमियान, जिस वक्त ये पता चला कि आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रियन थ्रोन का मालिक था, जिसको एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने कत्ल कर दिया था, और उसकी वजह से ये काम स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा दूसरी वजह यह है कि थ्रू आउट द 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी यूरोप के अंदर यूरोप में बहुत सारे लोगों ने नेशनलिज्म को इंक्रीज़ करना शुरू किया, या यूरोप के अंदर नेशनलिज्म बढ़नी शुरू हुई, कौम परस्ती। फ्रेंच में रेवोल्यूशन आ चुका था, और उसके अलावा नेपोलियन ने बहुत सारे इलाके फतेह किया था, और इसके अंदर इस नेपोलियन ने जब फतेह किया और फ्रेंच में रेवोल्यूशन आया तो डेमोक्रेसी के आइडिया दुनिया में बढ़ने शुरू हुए। उसके बाद फिर लोगों ने अपने इकट्ठा रहना शुरू किया कुछ बुनियादों के ऊपर, रेस के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, पॉलिटिकल आइडियाज़ के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमें राइट है कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं। उसके अलावा दूसरी वजह थी इकोनॉमिक राइवलरी। उस वक्त मैं आपको एक और बात बताऊं, 1770 के अंदर इंग्लैंड जो है वो मुकम्मल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइज्ड कंट्री था। तो उसके बाद फिर यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा था, और उसके साथ साथ मसला ये था कि जो फॉरेन दुनिया में, यानी कि ये ममालिक जो जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये अपना प्रोडक्ट्स दूसरे मुल्कों में बेचते थे। एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ था। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इनके दरमियान हो रहा था, स्पेशली फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन एंड जर्मनी फॉर फॉरेन मार्केट्स, अपने गुड्स के लिए फॉरेन मार्केट्स तलाश करते थे। तो ये एक इकोनॉमिक जो है वो दुश्मनी भी थी उनके अंदर।
तो इसने भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज़ किया था इन कंट्रीज़ के दरमियान आफ्टर 1898 के बाद। उसके अलावा फिर मिलिट्री एक्सपेंशन हुई। ज़ाहिर सी बात है, जिस वक्त आपकी इनकम बढ़ना शुरू होती है तो आपको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। तो यूरोपियन कई ममालिक ने ये फील किया कि उनको जो है वो ख़तरा, तो फिर उन्होंने अपनी मिलिट्री को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके अलावा सिविलियन इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, यानी कि सिविल लोग भी इसमें कैसे शामिल हुए। मिडल ईस्ट में, बाल्कन्स में बहुत सारे कुछ एरियाज़ थे, ये दूर थे, लेकिन बाद में जिस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई है तो ये उसमें आ गए थे, ये वाले एरिया। कुछ जो है वो अलाइज की कॉलोनी थी, कुछ सेंट्रल पावर्स की कॉलोनी थी, तो उन्होंने फिर अपने लोगों को वहाँ से लेना शुरू किया। जैसे कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ब्रिटिश एम्पायर के लिए कैनेडियंस और ऑस्ट्रेलियन सोल्जर लड़े फॉर द अलाइज इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस इत्तेहादियों में था, ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इनकी ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो वहाँ से सिपाही ला के फ्रांस में लड़े। इसी तरह फिर मॉडर्न डे जिसको इराक में मेसोपोटामिया कहते हैं, वो उसके लिए लड़े। तो इंडिया से भी बहुत सारे सोल्जर्स आके लड़े। काजिस में मैं एक बात कर रहा था, वो ये था कि जिस वक्त तुर्की को तोड़ा गया है, ओटोमन अम्पायर को, खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया, उसमें जो है वो सहूनी हाथ भी शामिल था। वो मैंने एक जगह पर पढ़ा, वो कहते थे कि जो उस वक़्त के मॉडर्न पावरफुल जो है वो ज़ायनिस्ट जो यहूदी थे, वो उनके पास आए, उन्होंने कहा जी कि आप हमें इसराइल में जगह दे दें। तो उन्होंने जगह नहीं दी थी उस खलीफा ने, उस वक्त के जो खलीफा थे। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 को डिज़ाइन किया और उसमें असल काम उनका जो है वो ओटोमन अम्पायर को तोड़ना था और वहाँ पर प्लेस लेना था। अगर आप एक लेटर पढ़े जिसमें लिखा हुआ है बाल्फोर डिक्लेरेशन का, उसमें लिखा हुआ डियर रॉथस्चाइल्ड के नाम से, तो उन्होंने वो जगह उस वहाँ से मोल ली थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जगह उनसे पैसों से ख़रीदी थी। इंग्लैंड उस वक्त उनका अच्छा खासा मकरूज़ था, तो वो फिर जगह उन्होंने, ये सारा डिज़ाइन उन्होंने इसी काम के लिए किया था। इसके पीछे असल ये वजह थी। अब आप देखें, मैं 2 साल से एक लेक्चर दे रहा हूँ 6 ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके अंदर ग्रेटर इसराइल का है कॉन्सेप्ट, कंटेनमेंट ऑफ चाइना का है, रशिया का है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम है, ये सारे मैंने उसके अंदर आपको 1-1.5 साल से बता रहा हूँ। ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल की बातें हैं। तो इसमें एक वजह ये भी थी। और आप देख लें कि जो अभी कोविड-19 जिस वक्त स्टार्ट हुआ, मैंने उस वक्त आपको जब स्टार्ट में लेक्चर बनाया और मैंने बताया, मैंने कहा दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। और इसराइल जो है वो एक लेक्चर में मैंने बताया था हेनरी किसिंजर का ड्रम्स ऑफ वॉर, उसने कहा इस वक्त जंग का तबल बज रहा, अगर किसी को नहीं सुनाई देता तो वो डेफ है। उसने कहा कि इसराइल का कंट्रोल पूरे अरब पर होगा और इतनी ताकत से होगा और इतने अरब मरेंगे जितने हम मार सकते होंगे। सो अभी ये काम स्टार्ट हो जाएगा कुछ अरसे तक। उसके अलावा इस जंग को डेडली वॉर क्यों कहा जाता है? इसकी 3 वजह है। क्योंकि जंग के नए तरीके दरियाफ्त हुए थे, नई मशीनरी और नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। मिसाल के तौर पर मशीन गन दरियाफ्त हुई जो 600 बुलेट्स पर मिनट जो है वो फायर करती थी, 1000 गज तक 900 मीटर बनते हैं। उसके अलावा फिर खंदकों के ज़रिए अंदर बैठकर बुलेट से बचने के लिए ये तरीका भी आया। उसके अलावा फिर अप्रैल 1915 के अंदर फ्रांस के अंदर जर्मन्स ने एक क्लाउड ऑफ ग्रीनिश येलो पॉइजनस गैस, जिसको क्लोरीन गैस कहते हैं, वो उन्होंने उसके ऊपर गिराई और बहुत सारे लोग उनके मरे। और उसके बाद फिर एक और उन्होंने गैस डेवलप कर ली थी जिसको फॉस्जीन गैस कहते हैं, और 1916 तक उसका मास्क ही डेवलप नहीं हुआ, तो ये भी थे। उसके अलावा ब्रिटिश ने टैंक को डेवलप किया, 49 जो है वो फ्रांस में यूज़ हुए थे 1916 में, यानी कि इत्तेहादी को उन्होंने प्रोवाइड किए थे। इसकी खूबी ये थी कि इससे मशीन गन के फायर से भी ये बच सकता है, उसके अलावा खारदार तारों से भी और ट्रंचेस से भी ये बच सकता है। फिर रेडियो और टेलीफोन का इस्तेमाल आया, तो ये 3 चीज़ें आई थी। उसके अलावा जो डेवलपमेंट्स एयर और सी में हुई थी वो ज़रा देखते हैं क्या है। 1910 के अंदर ब्रिटिश के उस वक़्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर जो थे, उनका रिचर्ड हार्डेन उनका नाम था, उन्होंने बताया कि जो है वो जहाज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, दुश्मन के ऊपर नज़र रखने के लिए। लेकिन बाद में फिर उस वक़्त इनके पास 63 प्लेन्स थे, लेकिन जिस वक़्त इन्होंने उसको मॉडर्नाइज़ किया, उसके ऊपर गन्स वगैरह लगाई, तो फिर 1918 तक इनके पास 22,000 जहाज़ थे। तो फिर जर्मन ने 30 बड़े ह्यूज, जिसको ज़ेपलिन एयरशिप कहते हैं, एक की जो है वो लंबाई 150 मीटर लॉन्ग थी, ये बम्स और ले जाने के लिए थे, एयर से जो है वो बम मारने के लिए ये जर्मन्स ने बनाए थे। उस वक्त जर्मन्स ने एक यू बोट्स भी डेवलप की जो कि हाईली सक्सेसफुल थी, ये सबमरीन्स थी। तो 1917 तक इन्होंने जो है वो 470 एनिमी शिप्स 3 महीनों में डुबा दिए थे।
उसके अलावा इंडियंस की क्या एफ़र्ट थी इसके अंदर, इंडियंस की हम एफ़र्ट देखते हैं वो क्या एफ़र्ट थी। बरतानिया ने लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंडियन ऑफ मैन, यानी कि इंडियंस लोग, उनका पैसा, उनका रॉ मटेरियल्स यूज़ किया वॉर लड़ने के लिए। फिर उसके अलावा 1914 में 2 मिलिट्री डिवीजन्स यहाँ से गई, एक मैरूत से, एक लाहौर से, जिन्होंने फ्रांस में जाके फ़ाइट की खंदकों के अंदर, ट्रेंचेस में। इस वॉर के दौरान 1.3 मिलियन इंडियन मैन, जिसमें मुसलमान, सिख और हिंदू शामिल थे, जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था। और फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द वॉर 80,000 ब्रिटिश एंड और 2,10,000 इंडियन सोल्जर्स जो है वो गए थे इंडिया से। उसके अलावा इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ द वॉर, की जंग के जब पहले इब्तदाई हफ्ते थे, तो इंडिया ने जो राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन सेंड की थी वो 70 मिलियंस थे और 60,550 गन्स और बहुत सारा इक्विपमेंट, जिसमें टेंट्स, बोट्स और सैडल थे। और तकरीबन 1 लाख से कुछ ज़्यादा जो है वो इंडियंस यूरोप के अंदर इस जंग के दौरान जो है वो शहीद हुए हैं। और ये टर्क्स के ख़िलाफ़ लड़े हैं सीरिया में और इराक़ में, क्योंकि ये उनकी, उसके अलावा फ़लस्तीन में लड़े, इजिप्ट में लड़े, ईस्ट अफ्रीका में लड़े, जहाँ जहाँ ओटोमन एम्पायर की पावर थी उनको तोड़ने के लिए वहाँ पर लड़े हैं। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि जर्मनी ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर 1913 के अंदर। एक शख्स थे, उनका नाम थे कार्ल वॉन मुलर। ये कैप्टन बने थे जर्मन क्रूज़र, एक टाइप था वॉरशिप का जिसका नाम था एम्डन। ये एक लॉन्ग, फास्ट, एलिगेंट शिप था। जिस वक्त जंग हुई है तो इन्होंने जो है वो इंडियन ओशियन पर अटैक किया है, अपने जर्मन के जो ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। यानी कि बेसिकली तो इनको इंग्लैंड को कमज़ोर करना उसका मकसद था जर्मन का। तो उसके जो इंग्लैंड का जो शिप था उसके 4 फनल थे, ठीक है। ये एक शिप है, लेट्स सपोज, इसमें 1, 2, 3, 4 फनल थे। जो इनका शिप था उसके अंदर इसी तरह के 3 फनल थे। तो इसने जो है वो आर्टिफिशली एक फ़नल बना के सेम शिप को ज़ाहिर करके और उनके ऊपर अटैक किया। तो उससे जो है वो इसने ब्रिटिश के काफ़ी सारे शिप्स को तबाह किया और इसने यहाँ पर विक्ट्री हासिल की। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 थी। वर्ल्ड वॉर 1 पर लेक्चर ख़त्म हुआ और इसका रिटन मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।